हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कंपटीशन गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सब जानते हैं, कंपटीशन गुरु एकेडमी ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम के थ्रू हर बार आपकी सफलता के लिए कार्य कर रहा है। हम आज करेंगे इंडियन इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी का टॉपिक। कोई भी सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम है, स्टेट लेवल एग्ज़ाम है, चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम है, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस में इंडियन इकोनॉमी का सब्जेक्ट का पोर्शन पूछा जाता है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। ठीक है, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर, जो कि रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी या हम हिंदी में इसको जानते हैं मौद्रिक नीति के नाम से। किस नीति के नाम से? मौद्रिक नीति के नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि यह मॉनेटरी पॉलिसी है क्या। मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें मार्केट में जो कैश चल रहा है, मार्केट में जो पैसा है, हमने उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी उस पर कंट्रोल करना है। मार्केट में जितना भी कैश है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी पे कंट्रोल करना है। क्वांटिटी तो मतलब चलो कि मार्केट में कितना कैश चल रहा है, क्वालिटी मतलब कि वो पैसा इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, उन दोनों चीज़ों पे हम कंट्रोल करेंगे। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें हमने करना क्या है? पैसे की क्वांटिटी और क्वालिटी पे कंट्रोल करना है। वो किस लिए करना है? मेन तो मोटिव ये है ना हमारा समझना कि गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी बना क्यों रही है। देखिए, इसमें पर्पस क्या है कि हम क्यों मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं। इसमें हमारे दो मेन पर्पस होते हैं। एक तो गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है। सेकंड, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? क्रेडिट को रेगुलेट करना चाहती है, क्रेडिट को रेगुलेट करना चाहती है। ठीक है, आपने इन्फ्लेशन सुना होगा। इन्फ्लेशन होता है मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन क्या होता है? मुद्रास्फीति के जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होगा। इन्फ्लेशन में होता क्या है? जो आपका जनरल प्राइस लेवल है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज होने लगता है। जनरल प्राइस लेवल मतलब कि सारी ही चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, वो होता है जनरल प्राइस लेवल। साथ ही में क्या होगा कि पैसे की जो वैल्यू है उसमें कमी आएगी, पैसे की वैल्यू कम होगी। ठीक है, आज के टाइम पे हम 10-20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब वैल्यू है, मतलब आप अगर 100 रुपये लगाना पड़ जाए हमें कहीं, तो हम 100 रुपये लगाते वक्त घबराते नहीं हैं कि दिल में एक डर नहीं है, हाय जेब में से 100 रुपया निकल जाएगा। तो जब ऐसी चीज होने लगती है तो पैसे की वैल्यू में कमी आने लगती है। क्लियर? तो जब पैसे की वैल्यू में कमी आएगी और जो जनरल प्राइस लेवल है वो इंक्रीज होंगे, मतलब सभी ही चीजों के रेट बढ़ने शुरू हो जाएंगे, हम उसको बोलते हैं कि मार्केट में इन्फ्लेशन हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, प्लस क्रेडिट को रेगुलेट करना है। क्रेडिट होता है लोन, कि आप क्या लोन दे रहे हो। लोन को रेगुलेट करना है कि जो बैंकिंग व्यवस्था है वो लोन को कैसे डिसबर्स करेगी, कैसे लोन देगी कस्टमर्स को, उसको रेगुलेट करना है। ठीक है, तो जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने और क्रेडिट को रेगुलेट करने के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी, नीति बनाई जाएगी, वो क्या होगी? आपकी मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति। क्लियर है? तो आपको मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग पता लगा होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। एक ऐसी पॉलिसी जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जा रही है क्रेडिट को रेगुलेट करने के लिए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ऐसी पॉलिसी को हम क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर? अब हम इसको समझते हैं कि इंडियन एस्पेक्ट में ये चीज़ क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी हमारी। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, अब पैसे का नाम आ गया तो आरबीआई का नाम तो आएगा ही आएगा, बैंक, आरबीआई बैंक का नाम आएगा, क्योंकि पैसे तो जो है आरबीआई बैंक ने ही छापने हैं, नोट छापने हैं। तो आरबीआई बैंक के अंडर, आरबीआई बैंक में एक कमेटी बनी हुई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्या है? एक कमेटी बनी हुई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के नाम से। ये कमेटी जो है वो क्या करेगी? मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगी।
ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाएगा? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, या शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं एमपीसी। क्या बोला जाता है? एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अब जैसे कि कमेटी है तो कमेटी का कोई ना कोई अधिकारी होगा, कोई चेयरमैन होगा। एमपीसी का चेयरमैन कौन होगा? एमपीसी का चेयरमैन होगा जो उस टाइम आरबीआई का गवर्नर होगा। उस टाइम मतलब जिस टाइम की हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात कर रहे हैं, उस टाइम जो भी आरबीआई का गवर्नर होगा वही मॉनेटरी पॉलिसी का चेयरमैन होगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरमैन होगा। तो अभी हमें पता है कि हमारे आरबीआई के गवर्नर कौन है? ये हैं शक्तिकांता दास। शक्तिकांता दास जो हैं ये हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं। इसका मतलब जो अभी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके चेयरमैन भी कौन है? शक्तिकांता दास ही हैं। ठीक है, शक्तिकांत, हिंदी में शक्तिकांत कहते हैं, इंग्लिश में शक्तिकांता दास लिखा जाता है। तो शक्तिकांत दास जो है ये हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं और यही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन हैं। क्लियर? अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में एक क्वेश्चन तो क्या हो गया कि एमपीसी का चेयरमैन कौन होगा? ये कौन होगा जी? ये आरबीआई के गवर्नर ही होंगे। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहाँ बनी हुई है? आरबीआई बैंक के अंडर बनाई गई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई जाएगी? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और क्रेडिट को रेगुलेट करने के लिए। क्लियर? तो ये क्वेश्चन बनते हैं हमारे। अब आरबीआई बैंक ने क्या करना है? मॉनेटरी पॉलिसी बनानी है। किसकी मदद से? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मदद से। अब कमेटी में एक बंदा तो हो नहीं सकता, एक मेंबर तो हो नहीं सकता, ज़्यादा मेंबर होंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में मैक्सिमम 9 सदस्य हो सकते हैं। कितने सदस्य हो सकते हैं? 9 मेंबर्स हो सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में मैक्सिमम। और ये जो 9 मेंबर्स हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 9 सदस्य हैं, इनमें से 3 सदस्य, कितने सदस्य? 3 सदस्य जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे, गवर्नमेंट की तरफ से भेजे जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने व्यक्ति हैं जो वो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं? तो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए जाने वाले कितने व्यक्ति होंगे? 3 व्यक्ति होंगे। क्लियर? ठीक है, आशा करता हूं कि आपको इतना पॉइंट अभी तक समझ लगा होगा। तो मैंने आपको ये बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी में हम कैश जो मार्केट में चल रहा है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी पे कंट्रोल करेंगे ताकि इन्फ्लेशन को या क्रेडिट को रेगुलेट कर सकें। तो मॉनेटरी पॉलिसी में एक पॉइंट बताना रह गया कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो एक साल में 4 बार बनाई जाएगी। एक साल में 4 टाइम्स बनाई जाएगी, 4 बार बनाई जाएगी। एक साल में 4 बार बनाई जाएगी मॉनेटरी पॉलिसी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स के टाइम पीरियड के लिए एक पॉलिसी, 1 पॉलिसी। 3 महीने के समय के लिए एक बार पॉलिसी बनाई जाएगी। ठीक है, पर मॉनेटरी पॉलिसी का बाय मंथली इंस्पेक्शन भी होता है। बाय मंथली इंस्पेक्शन का मतलब कि हर महीने मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाई गई है, जो मौद्रिक नीति बनाई गई है, उसका इंस्पेक्शन होगा। इंस्पेक्शन क्यों होगा? अब ऐसे तो है नहीं कि एक पॉलिसी बना दी, उसको देखेंगे कि 3 महीने तक ये सही काम कर रही है या नहीं कर रही। तो हर महीने क्या होगा, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो उन्होंने जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई है उसका इंस्पेक्शन करेगी। ठीक है, अब ये मान लीजिए ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसका टाइम पीरियड क्या है? पहली पॉलिसी बनेगी अप्रैल से जून, एक पॉलिसी। दूसरी पॉलिसी बनेगी जुलाई से सितंबर। तीसरी पॉलिसी बनेगी अक्टूबर से दिसंबर और चौथी पॉलिसी बनेगी जनवरी से मार्च। ठीक है, यही हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला। ठीक है, तो 1 अप्रैल से शुरू किया, 31 मार्च को खत्म किया। तो अभी जैसे 2021 हमारा शुरू हुआ तो हम ये चौथी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू काम कर रहे हैं, जनवरी से मार्च वाली। पर अभी हाल ही में 5 फरवरी 2021 को क्या हुआ है? बाय मंथली इंस्पेक्शन हुई है। 1 जनवरी को जो पॉलिसी बनाई, जनवरी में जो पॉलिसी बनाई उसने काम तो करना था 31 मार्च तक, पर
हर महीने जो इंस्पेक्शन होती है वो फरवरी महीने में कब हुई है, वो 5 फरवरी को हुई है। क्यों? क्योंकि ये देखना था कि जो जनवरी में पॉलिसी बना दी जो 31 मार्च तक चलेगी, क्या वो सही ढंग से काम कर रही है, उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो भी रही है या नहीं हो रही, क्रेडिट रेगुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा। क्लियर है? तो ये भी पूछा जा सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कितने बार बनती है एक साल में, 4 बार बनती है, या एक पॉलिसी कितने महीने के लिए बनती है, 3 महीने के लिए बनती है। और बाय मंथली इंस्पेक्शन से आप क्या समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो हर महीने मॉनेटरी पॉलिसी का ब्यौरा करेगी, देखेगी कि क्या सही चल रही है पॉलिसी या नहीं। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो कैश को कंट्रोल करना है, कैश की क्वांटिटी को और कैश की क्वालिटी को कंट्रोल करना है। तो हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ टूल्स होते हैं, कुछ मेजरमेंट्स होते हैं जिससे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। वो मेजरमेंट्स कौन से हैं? वो 2 तरीके के हैं। वो क्वांटिटेटिव भी हैं क्योंकि हमने कैश की क्वांटिटी को रेगुलेट करना है, और क्वालिटेटिव भी हैं क्योंकि हमने कैश की क्वालिटी को भी चेक करना है। तो क्वांटिटेटिव टूल्स कौन कौन से हैं? क्वांटिटेटिव टूल्स में अब ये ध्यान से समझिएगा क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स के ही बनते हैं। सबसे पहले क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में एक पॉइंट आता है रेपो रेट। क्या है जी? रेपो रेट। ठीक है, आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा या किसी दोस्त के मुंह से सुना होगा, किसी बुक में पढ़ा होगा, करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा कि रेपो रेट ये बढ़ गया, कम हो गया, आरबीआई वालों ने रेपो रेट ज़्यादा किया है, इस बार कम किया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो तो करंट बेस के क्वेश्चन है। पर अगर स्टैटिक क्वेश्चन आए, स्टैटिक क्वेश्चन क्या आएगा? आरबीआई का जो रेपो रेट है उसका मीनिंग क्या है, रेपो रेट का मीनिंग क्या है? तो ध्यान से समझिएगा। किसी भी कंट्री में 2 तरह के बैंक होते हैं, एक होता है सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक, और एक होता है कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक की हिंदी क्या है? केंद्रीय बैंक, और कमर्शियल बैंक की हिंदी क्या है? वाणिज्यिक बैंक। अब जो केंद्रीय बैंक है वो सारे कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करता है, जो आरबीआई है वो बाकी सारे बैंक्स को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो जब भी कमर्शियल बैंक को लोन की जरूरत होगी, कमर्शियल बैंक इज इन नीड ऑफ लोन या मनी, जब भी कमर्शियल बैंक्स को मनी की, मुद्रा की जरूरत, पैसे की जरूरत होगी या लोन की जरूरत होगी, वो क्या करेगा? सेंट्रल बैंक से लोन ले लेगा। मान लीजिए हम एग्जांपल में लेते हैं, एक एचडीएफसी बैंक है कमर्शियल बैंक, और सेंट्रल बैंक हमारा हमें पता ही है आरबीआई है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी कारणवश एचडीएफसी बैंक को पैसे की जरूरत पड़ गई, तो एचडीएफसी बैंक ने क्या किया? आरबीआई वालों को फोन मिलाया कि सर मुझे पैसे की जरूरत है, लोन दे दो। आरबीआई वाले कहते हैं ठीक है लोन दे देते हैं, पर बदले में ब्याज लेंगे। तो सेंट्रल बैंक वाले जब भी कमर्शियल बैंक को लोन देंगे और उसके बदले में जो ब्याज लेंगे, वो ब्याज क्या होता है? वो ही होता है रेपो रेट। ठीक है, इसका मैं आपको मीनिंग बता देता हूं इंग्लिश में। द इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय द सेंट्रल बैंक वाइल गिविंग लोन टू कमर्शियल बैंक। जब भी सेंट्रल बैंक वाले कमर्शियल बैंक वालों को लोन देंगे और उसके बदले में जो ब्याज लेंगे वो क्या है? रेपो रेट है। अब अगर एक इसमें कंडीशन ये है कि अगर किसी कमर्शियल बैंक को रेपो रेट पे लोन चाहिए तो उसे कोलेट्रल जमा कराना होगा। कोलेट्रल को आप आसान भाषा में समझ सकते हैं, कोलेट्रल को बोलते हैं हम सिक्योरिटी, कि सिक्योरिटी गिरवी रखनी होगी, सिक्योरिटी जमा करवानी होगी। ठीक है, क्योंकि अगर रेपो रेट पे लोन लेना है तो कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक को सिक्योरिटी देनी होगी, पर कभी भी आपको वर्ड सिक्योरिटी नहीं लिखा आएगा। ठीक है, आपको वर्ड क्या लिखा हुआ आएगा? कोलेट्रल, क्योंकि ये बैंकिंग भाषा का शब्द है कोलेट्रल। क्लियर है? मैं आशा करता हूं कि आपको रेपो रेट का मीनिंग अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, एक बार दोबारा कर लेते हैं, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। कि रेपो रेट क्या है? कि सेंट्रल बैंक जब भी कमर्शियल बैंक को लोन देगा और उसके बदले में जो ब्याज लेगा, इंटरेस्ट लेगा, वो क्या है आपका? वो है आपका रेपो रेट।
ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ लग गया होगा रेपो रेट का मीनिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वांटिटेटिव मेजरमेंट पे आते हैं। फर्स्ट है हमारा रेपो रेट। ठीक है, सेकंड रिवर्स रेपो रेट। सेकंड पॉइंट क्या है? रिवर्स रेपो रेट है। रिवर्स रेपो रेट मतलब रेपो रेट का उल्टा, रेपो रेट का उल्टा। अब इसमें क्या होगा, सेंट्रल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ेगी और सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक को बोलेगा कि भाई साहब मुझे लोन दे दो। अब आरबीआई जो है वो एचडीएफसी बैंक को बोलेगा कि मुझे लोन दे दो। एचडीएफसी वाले कहेंगे ठीक है लोन ले लो और ब्याज दे दो। तो सेंट्रल बैंक वाले जो इंटरेस्ट देंगे कमर्शियल बैंक को, वो इंटरेस्ट रेट क्या कहलाएगा? रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, मान लीजिए आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक से लोन लिया और एचडीएफसी बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा आरबीआई से वो क्या होगा? वो होगा आपका रिवर्स रेपो रेट। क्लियर है? ठीक है, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये चीजें करने से क्या क्वांटिटी पे कैसे फर्क पड़ेगा, कैश की क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए गवर्नमेंट जो है आरबीआई जो है वो रेपो रेट इंक्रीज कर देता है। आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज कर देता है। रेपो रेट के बढ़ने से क्या होगा? जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं जिसमें पब्लिक डीलिंग होती है, जिसमें हम लोग जाते हैं पब्लिक डीलिंग के लिए, कमर्शियल बैंक को लोन जो है वो महंगा मिलेगा क्योंकि ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा ना। तो कमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिलेगा, वो लोन आगे अपने कस्टमर को भी महंगे रेट पे देगा, महंगे रेट पे देगा ना, इंक्रीज्ड रेट पे देगा कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स को लोन। तो जो कस्टमर को जब ज़्यादा ब्याज भरना पड़ेगा तो वो लोन नहीं लेंगे, लोन नहीं लेंगे तो मार्केट में नया पैसा नहीं आएगा। ठीक है ना, सही बात है। ऐसे ही रिवर्स रेपो रेट का देख लेते हैं। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देती है, आरबीआई बैंक रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर देता है, तो अब रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगा तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको आरबीआई से मिलने वाला ब्याज बढ़ गया। तो आरबीआई से अगर मिलने वाला ब्याज बढ़ गया तो इनको इनकम ज़्यादा होगी, कमर्शियल बैंक्स की इनकम ज़्यादा होगी। अब इनको एक तरफ से अगर इनकम ज़्यादा होगी तो ये अपने कस्टमर्स को भी ब्याज ज़्यादा देंगे। कस्टमर का जो सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी कस्टमर्स को भी ज़्यादा मिलेगा। तो कस्टमर्स के पास ज़्यादा ब्याज आया, वो पैसा कहाँ आया? मार्केट में नहीं आया, तो मार्केट में क्वांटिटी बढ़ जाएगी। या ऐसे हम कह सकते हैं कि जो कमर्शियल बैंक्स है जब इनकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी आरबीआई की तरफ से, कमर्शियल बैंक्स की इनकम इंक्रीज हो जाएगी आरबीआई की तरफ से, तो वो कस्टमर को डिक्रीज्ड रेट पे लोन देंगे, सस्ते रेट पे लोन दे देंगे कि चलो कोई बात नहीं, आरबीआई से इनकम ज़्यादा बढ़ गई है, हम अपने कस्टमर को खुश कर देते हैं, उनको सस्ते रेट पे लोन दे देते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स ने क्या किया, अपनी आरबीआई से जब इनकम बढ़ गई, आरबीआई से मिलने वाला रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया, तो उन्होंने कस्टमर को कम रेट पे लोन देना शुरू कर दिया, जिससे क्या होगा? मार्केट में कैश की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, लोन सस्ते रेट पे मिलेगा, सभी लोग लोन लेने के लिए काबिल हो जाएंगे, लोन लेंगे, वो पैसा कहाँ आएगा? मार्केट में आ जाएगा, तो उससे कैश की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स चेक की जाएंगी। अब मार्केट में कैश की क्वांटिटी बढ़ेगी, मार्केट में कैश की क्वांटिटी बढ़ेगी तो उससे इन्फ्लेशन तो होगा ना। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप किसी ना किसी चीज़ की मांग करोगे, किसी ना किसी चीज़ की डिमांड करोगे ना। मान लीजिए मेरी जेब में पैसा है, ठीक है, और मेरा कुछ खाने का मन कर गया, पिज़्ज़ा खाने का मन कर गया, बर्गर खाने का मन कर गया, मैं तो ले लूँगा क्योंकि मेरी जेब में पैसा है। अगर मेरी जेब में पैसा ही नहीं होगा, मैं मांग नहीं करूँगा, मांग नहीं करूँगा तो चीज़ों के रेट बढ़ेंगे नहीं। इस तरीके से इन्फ्लेशन पे कंट्रोल पाया जाएगा। ठीक है, हम क्वांटिटेटिव मेजर कर रहे थे। क्वांटिटेटिव मेजर में हमने रेपो रेट किया, रिवर्स रेपो रेट किया। तीसरा समझिए, तीसरा है जी बैंक रेट। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका बैंक रेट। बैंक रेट को समझने के लिए क्या देखिए आप
बैंक रेट का सेम मीनिंग है रेपो रेट के साथ का, कि इसमें भी क्या होगा, कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो लोन लेंगे, कमर्शियल बैंक लोन लेंगे किससे लेंगे, सेंट्रल बैंक से लेंगे, और सेंट्रल बैंक उनसे क्या लेगा, सेंट्रल बैंक उनसे बदले में ब्याज लेगा, इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स लोन लेंगे किससे, सेंट्रल बैंक से, और कमर्शियल बैंक्स को बदले में ब्याज देना पड़ेगा। जो वो ब्याज देंगे वो ब्याज क्या है, बैंक रेट है, वो ब्याज क्या है, बैंक रेट है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि सर फिर रेपो रेट में और बैंक रेट में डिफरेंस क्या है, राइट। तो बैंक रेट में और रेपो रेट में डिफरेंस क्या है, अगर कोई कमर्शियल बैंक रेट पे लोन ले रहा है तो उसे कोलेटरल रखने की अब जरूरत नहीं है, सिक्योरिटी जमा करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है कि अगर कोई कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेना चाहता है तो उसे बैंक रेट पे लोन अगर लेना चाहता है तो कोलेटरल सिक्योरिटी जमा करवाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट बैंक रेट। इसके बाद फोर्थ पॉइंट CRR। फोर्थ पॉइंट क्या है, CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मीनिंग समझिए, कोई भी बैंक है, एनी बैंक, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट, कोई भी बैंक है और उस बैंक की कोई भी ब्रांच है, एनी ब्रांच। ठीक है, आप अपने दिमाग में कोई भी बैंक सोच लीजिए और उस बैंक की कोई भी ब्रांच सोच लीजिए, अपने शहर की या अपने गांव की कोई ब्रांच सोच लीजिए। ठीक है, मान लीजिए मैं कहूँ कि SBI बैंक है। SBI बैंक कहाँ का है जी, मान लीजिए न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली में भी मान लीजिए कहाँ है, न्यू दिल्ली में रोहिणी में है, फॉर एग्जांपल रोहिणी में कोई SBI बैंक की ब्रांच है। ओके, अब ध्यान से समझिएगा कि जो कैश रिजर्व रेशियो है वो होता क्या है। अब SBI बैंक की न्यू दिल्ली की रोहिणी वाली ब्रांच में जितना भी पैसा डिपॉजिट हुआ, जितना भी पैसा डिपॉजिट हुआ, हमने देखना है टोटल डिपॉजिट्स। ठीक है, अब जो डिपॉजिट्स हैं वो दो तरह के होते हैं, ये आप समझ लीजिए। डिपॉजिट्स जो हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टर्म डिपॉजिट। एक होता है डिमांड डिपॉजिट और एक होता है टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मीनिंग होता है कि आप जब भी बैंक में पैसा, अपना जमा पैसा निकलवाने जाओगे, आपको साथ के साथ पैसा दे दिया जाएगा। बैंक आपको मना नहीं कर सकता कि आज आइएगा, कल आइएगा, लंच ब्रेक के बाद आइएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपका ATM होता है, आपके पास पैसा आपका बैंक में पड़ा है, आप ATM में गए, मशीन में कार्ड डाला, पैसा मिल गया। ऐसा जो आपका पैसा जमा है बैंक में, जो आप कभी भी निकलवा सकते हैं, उसको बोलते हैं हम डिमांड डिपॉजिट। और टर्म डिपॉजिट क्या होता है, इसमें आपका पैसा कुछ फिक्स टाइम के लिए जमा हो जाता है, जिसको हम FD बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवा लिया, FD करवा लिया। तो वो पैसा आपको 5 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद ही मिलेगा। उसमें आपको बैंक ऐसे नहीं है कि आप जब भी पैसा निकलवाने जाएंगे साथ के साथ दे देगा। ठीक है, हाँ आजकल साथ के साथ दे देते हैं, वो अपना कुछ कमीशन या अपने चार्जेस वगैरह काट लेते हैं, वो एक अलग पॉइंट है। ठीक है, पर ऐसे नहीं कि आप बैंक में जाओ तो बैंक कोई कंडीशन नहीं लगाएगा, कंडीशन लगती हैं, वो होता है आपका टर्म डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, दोनों तरह के डिपॉजिट मिला के जितना भी पैसा जमा हुआ बैंक में एक दिन में, हमने ये नहीं देखना कि बैंक से कितना पैसा ले गए लोग, सिर्फ जमा, कि बैंक में कितना पैसा जमा हुआ एक दिन में, उसको मल्टीप्लाई करेंगे CRR के रेट के साथ, उसको मल्टीप्लाई करेंगे CRR के रेट के साथ, तो वो जितना भी पैसा आएगा, मान लीजिए 100 रुपये आए, फॉर एग्जांपल 100 रुपये आए, तो ये जो 100 रुपया आया, ये वो बैंक, ठीक है, मान लीजिए मैं कौन सी एग्जांपल ली थी, SBI की रोहिणी वाली ब्रांच, तो SBI रोहिणी वाली ब्रांच ये 100 रुपये को RBI में आगे डिपॉजिट करेंगे, RBI में आगे डिपॉजिट करेंगे ये वाला 100 रुपया, कौन, SBI वाले।
तो मतलब जितने भी सरकारी बैंक हैं, जितने भी प्राइवेट बैंक हैं, वो क्या करते हैं, हर दिन रोज देखते हैं कि मेरे पास कितना पैसा जमा हुआ, उसको CRR से गुना करते हैं, जितना भी पैसा आता है उसको RBI में जमा करवा देते हैं, और RBI के पास वो पैसा जमा हो गया तो वो RBI की मर्जी है वो पैसा कब वापस देगा। हो सकता है दे, हो सकता है ना दे, हो सकता है आज ही दे दे, हो सकता है सारी जिंदगी ना दे। ठीक है, तो ये RBI की ऊपर मर्जी पे डिपेंड है कि CRR का पैसा वापस देना है या नहीं देना। ठीक है, क्लियर है। तो ये है CRR का मीनिंग। इसके बाद नेक्स्ट है SLR। नेक्स्ट है SLR, फिफ्थ पॉइंट हमारा SLR। SLR क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, इसका मीनिंग समझिए। इसका सेम मीनिंग है CRR के साथ का, जो CRR का मीनिंग था वही सेम मीनिंग है SLR का भी, कि एक दिन में कितना पैसा जमा हुआ उसको मल्टीप्लाई करो SLR के रेट के साथ, तो जो भी वो अमाउंट आएगा। अब अमाउंट से समझिए, जो भी वो अमाउंट आया वो CRR में तो हम क्या कर रहे हैं, उसको RBI के पास जमा करा रहे हैं। इसमें SLR में क्या करेंगे, वो अमाउंट बैंक सेव करेगा अपने पास ही इटसेल्फ, वो पैसा बैंक अपने पास ही सेव कर लेगा, और वो भी कितने टाइम के लिए, फॉर 1 डे, एक ही दिन के लिए। नेक्स्ट डे उसको इस्तेमाल करना है इस्तेमाल करो, नहीं करना नहीं करो, बैंक की मर्जी है, क्योंकि नेक्स्ट डे दोबारा वही SLR काउंट होगा। CRR SLR हर दिन रोज लगातार काउंट होते रहते हैं। ठीक है, CRR में बस क्या है, CRR का पैसा जाएगा RBI के पास और SLR का पैसा बैंक अपने पास संभाल के रखेगा। क्लियर है। लास्ट क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, लास्ट क्वांटिटेटिव मेजरमेंट MSF। MSF क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का मीनिंग समझिए। मान लीजिए किसी कमर्शियल बैंक ने किसी सेंट्रल बैंक से लोन ले रखा है पहले, अब चाहे जिस मर्जी रेट पे ले रखा हो, रेपो रेट पे, बैंक रेट पे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, कि किसी बैंक ने सेंट्रल बैंक से पहले ही लोन लिया हुआ है, चाहे रेपो रेट पे चाहे बैंक रेट पे। अब वो पुराना लोन भी चल रहा है और बैंक बोले कि मेरे को एक नया लोन चाहिए, मेरे को एक नया लोन चाहिए, एक पुराना लोन चल रहा है, एक नया लोन और चाहिए। RBI वाले कहते ठीक है, एक लोन पुराना चल रहा है, कोई बात नहीं, नया लोन चाहिए ले लो, पर उसके लिए नया इंटरेस्ट रेट लगेगा, पुराना इंटरेस्ट रेट नहीं, नया इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो वो नया इंटरेस्ट रेट क्या है, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। कि अगर किसी कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक से पहले ही लोन लिया हुआ है और अब उसको दोबारा एक और लोन चाहिए, और पुराना लोन भी चल रहा है, एक और नया लोन भी चाहिए, तो RBI उससे डिफरेंट इंटरेस्ट रेट लेगा। वो डिफरेंट इंटरेस्ट रेट क्या है, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। सॉरी, क्लियर है। ठीक है, तो अब हम इसका देख लेते हैं कि जो अभी ये मैंने आपको बताया कि 5 फरवरी को बाय मंथली इंस्पेक्शन हुई थी, तो उसमें क्या क्या चेंज आए हैं। रेपो रेट जो है ये कितना चल रहा है, ये है जी 4%। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट है जी 3.35%। ठीक है, बैंक रेट कितना है, बैंक रेट है जी 4.65%, 4.65%। ठीक है, CRR कितना है जी आपका 3%। SLR कितना है जी आपका 21.5%। ठीक है, और रह गया MSF कितना है आपका, ये और बैंक रेट सेम है 4.65%। दोबारा करते हैं एक बार, रेपो रेट कितना है 4%, रिवर्स रेपो रेट कितना है 3.35%, बैंक रेट कितना है
4.65%, CRR कितना है 3%, SLR कितना है 21.5% और MSF कितना है 4.65%। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आपको ये मीनिंग समझ लगे होंगे। अब इनके क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दो ही तरीके से बनेंगे, या मीनिंग और या ये करंट अफेयर के रेट कि करंट में क्या रेट चल रहा है। तो मीनिंग भी आपको अच्छे से समझ लग गया, नहीं अच्छे से समझ लगा कोई बात नहीं है, वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से मीनिंग देख लीजिए। ठीक है, और जो ये रेट है ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और हाँ ये जरूर बात याद रखिए कि जब भी आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में आप पिछले 2 महीने के देखेंगे कि इस मान लीजिए आपका अप्रैल में एग्जाम है तो आप फरवरी के तो मैंने करवा दिए, आप मार्च में खुद को अपडेट कर लीजिएगा कि मार्च में कोई चेंज आया है या नहीं आया। ठीक है, क्योंकि जब एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम में हो सकता है कि वो फरवरी के भी पूछ सकता है या मार्च के भी पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गए मेरे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कि कैसे कैश की क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। फिर इसके बाद है मेरे क्वालिटेटिव मेजरमेंट। इसके बाद क्या है, क्वालिटेटिव मेजरमेंट है। तो क्वालिटेटिव मेजरमेंट तो इजी है कि इसमें कैश की क्वालिटी की, कैश आपका कहाँ इस्तेमाल होगा, उसके लिए आरबीआई क्या करता है मॉनेटरी पॉलिसी में, सबसे पहले तो क्या करेगा, वो करेगा डायरेक्ट एक्शन। वो डायरेक्टली एक्शन लेगा, क्या करेगा, डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्टली एक्शन लेगा। जो बैंक उसको लगेगा कि फ्रॉड कर रहा है, गलत तरीके से काम कर रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो कर रहा है, तो उसके लिए वो डायरेक्टली एक्शन ले लेगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो सर जो बोल रहे हैं होता ही नहीं। मैं मानता हूँ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में नीरव मोदी केस हुआ, विजय माल्या केस हुआ, तो हमें वहाँ देखने को मिला कि आरबीआई की तरफ से कुछ डायरेक्ट या कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए गए। ठीक है, पर चलो कोई बात नहीं, हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बुक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्वालिटेटिव मेजरमेंट है पहले, डायरेक्ट एक्शन। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट होता है मॉरल सुएशन, या आप इसके लिख सकते हैं मॉरल प्रेशर। सॉरी, मॉरल सुएशन या मॉरल प्रेशर। इसमें क्या होगा, आरबीआई बैंक वालों को प्रेशराइज करेगा, मोरली प्रेशराइज करेगा, अच्छे काम के लिए प्रेशराइज करेगा कि जो भी आपने लोन देना है वो लोन इस तरीके से दो कि वो प्रोडक्टिव पर्पस पे यूज हो सके। कहाँ यूज हो, प्रोडक्टिव पर्पस में यूज हो। ऐसा नहीं है कि वो जो लोन आप ले रहे हो, आपने एक जगह बैंक से लोन लिया और किसी दूसरे बैंक का अपना लोन उतार दिया। आपने बैंक से लोन लिया और किसी रिश्तेदार के पैसे देने थे वो दे दिए, वो प्रोडक्टिव नहीं होगा, उससे कुछ उत्पादन नहीं होगा। तो लोन जिसको भी आपने लोन देना है वो इस तरीके से लोन दो कि प्रोडक्टिव पर्पस में काम आए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है जी आपका क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट का रेशो बांट दिया जाएगा, क्रेडिट का रेशो बांट दिया जाएगा, या आप लिख सकते हैं क्रेडिट कोटा। इसका कोटा डिवाइड कर दिया जाएगा या क्रेडिट का रेशो डिवाइड कर दिया जाएगा कि बैंक ने जो लोन देना है वो अलग अलग कस्टमर के अकॉर्डिंग अलग अलग देना है। अब वो जो कोटा डिवाइड होगा वो केस्ट बेस भी हो सकता है कि जनरल कैटेगरी का बिजनेसमैन है कोई तो उसको इतना लोन, अगर बीसी कैटेगरी का कोई बिजनेसमैन है तो उसको इतना लोन, एससी कैटेगरी का कोई बिजनेसमैन है तो उसको इतना लोन। तो लोन जो केस्ट बेस भी हो सकता है, जेंडर बेस भी हो सकता है कि अगर मेल बिजनेसमैन है तो उसको इतना लोन, अगर फीमेल बिजनेसमैन है तो उसको कितना % लोन मिलेगा। तो क्रेडिट रेशनिंग कि पैसा कौन इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, मेल कर रहा है या फीमेल कर रही है, तो कैश की क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है डी पॉइंट, क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स में मार्जिन रिक्वायरमेंट, सॉरी मैं थोड़ा फंबल कर गया, कोई बात नहीं। मार्जिन रिक्वायरमेंट ध्यान से समझ लीजिए कि जब भी आपने लोन लेना है बैंक से तो आपको कुछ सिक्योरिटी अमाउंट रखनी पड़ती है, मान लीजिए किसी पर्सन को 5 लाख का लोन चाहिए तो आरबीआई ने ये रूल निकाल दिया कि अगर 5 लाख का लोन चाहिए तो 8 लाख की सिक्योरिटी देनी होगी, 8 लाख की सिक्योरिटी देनी होगी। तो ये कितना % हो गया, 160%। 5 लाख का 160% हो गया 8 लाख।
तो मार्जिन कितना है, कहते जी 5 जितना लोन लेना आपको उससे 160% तक का सिक्योरिटी देना होगा। ये सिक्योरिटी होता है हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब मान लीजिए आरबीआई बोल दे कि मार्जिन रिक्वायरमेंट 160% की बजाय बढ़ाकर 200% कर दिया गया है, मतलब 5 लाख का लोन लेना है तो 10 लाख तक की सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि आपको सिक्योरिटी ज़्यादा जमा करवानी पड़ेगी। अगर किसी के पास सिक्योरिटी नहीं है तो वो लोन नहीं लेगा, नहीं इस्तेमाल करेगा, प्रोडक्शन नहीं होगी। अब आप ये कहेंगे सर ये तो क्वांटिटेटिव सा टूल है कि इससे तो कैश की क्वांटिटी पे फर्क पड़ रहा है, क्वालिटी पे नहीं फर्क पड़ रहा। इससे क्वालिटी पे भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब इतनी सिक्योरिटी कौन जमा करवाएगा? 5 लाख का लोन लेना है तो 10 लाख की सिक्योरिटी चाहिए, ये कौन जमा करवा सकता है? ये अमीर लोग ही जमा करवा सकते हैं। जो गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं उनके पास तो इतना सिक्योरिटी ही नहीं होगा जमा करवाने के लिए। तो पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? रिच बिजनेसमैन में या बड़े बिजनेस में यूज़ हो रहा है, छोटे बिजनेस वालों को लोन नहीं मिल रहा है। तो ये क्वालिटेटिव टूल्स हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई बनाता है, कैश की क्वालिटी, कैश कहाँ इस्तेमाल होगा उसको देखने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा सारा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी का, जिसमें हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पढ़ा, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनती है उसके बारे में पढ़ा, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या टूल्स हैं, क्वांटिटेटिव है क्वालिटेटिव है उसके बारे में पढ़ा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स कैसे होंगे, कौन होगा, गवर्नमेंट की तरफ से कितने होंगे, वो सारी चीज़ें पढ़ी। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इनका इफेक्ट क्या होगा, ये सारी चीज़ें पढ़ी। अब इनके क्वेश्चन जो हैं वो किस तरीके से बनते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के भी क्वेश्चन बनेंगे, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल्स दोनों के। अब वो चाहे आपको मीनिंग बेस बन जाएं या करंट में बन जाए कि कितना रेट चल रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के भी क्वेश्चन बनते हैं कि चेयरमैन कौन है, मेंबर कौन है, वो आप देख लीजिएगा, इंटरनेट पे सारी लिस्ट अवेलेबल है, या आरबीआई की ऑफिशियल साइट पे देख लीजिएगा, वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, फिर आप मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जनरल बातें, कितनी बार बनती है साल में, इंस्पेक्शन कब होती है, वो सारी बातें। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। या आपको इफेक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि गवर्नमेंट ने आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, या आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ा दिया, सीआरआर बढ़ा दिया, एसएलआर बढ़ा दिया तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल ही आसान टॉपिक है। ना समझ आए वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन। एक बार एक वीडियो देख लीजिए या 2 बार 3 बार, जब तक आपको लगे कि मैंने वीडियो में सेटिस्फैक्शन हो गया है, मेरे को सारी चीज़ें समझ लग गई हैं। जितने मर्जी मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, आपके सारे सॉल्व होंगे, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपने क्लीन रहिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन कीजिए और जो है स्टडी करते रहिए, अपनी नॉलेज को गेन करते रहिए, नए नॉलेज, नए मेथड, नए कॉन्सेप्ट सीखते रहिए, जिससे आपकी नॉलेज और आपके आसपास के लोगों की नॉलेज जो है वो इंक्रीज हो सके। ठीक है, अलविदा लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।